हेलो एवरीवन, ये इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं अर्बनाइजेशन की, नगरीकरण की। नाम से ही आपको पता है, एक चीज़ आप जान लीजिए, जहाँ भी करण लगा है, आइजेशन, अर्बनाइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन और सेकुलराइजेशन, जहाँ जहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन, जहाँ जहाँ आइजेशन लगा है और हिंदी में करण लगा है, नगरीकरण, पश्चिमीकरण, संस्कृतिकरण, आधुनिकीकरण, इससे ये साबित होता है कि ये प्रक्रिया है, प्रोसेस है। प्रोसेस का मतलब ये चलने वाली प्रक्रिया है, गतिशील है, डायनेमिक है, ये निरंतर चल रही है। नगरीकरण निरंतर हो रहा है, संस्कृतिकरण, पश्चिमीकरण निरंतर पश्चिमी सभ्यता को अपना रहे हैं, आधुनिकीकरण निरंतर आधुनिक विचारों को अपने अंदर ला रहे हैं, निरंतर वैज्ञानिकता का विकास हो रहा है। तो नगरीकरण में क्या है कि नगर, सिंपली आप इसको समझिए कि नगर बनने की प्रक्रिया, नगर प्लस करण मतलब नगरीकरण, नगर के बनने की प्रक्रिया। ये प्रक्रिया निरंतर चल रही है, यानी नगरों का विकास। भारत में नगरीकरण की प्रक्रिया और सामाजिक परिवर्तन, इनको समझने से पहले नगरीकरण के अर्थ को समझना बहुत जरूरी है। तो नगरीकरण को सामान्य अर्थ में आपने जाना, नगरों के क्षेत्र और नगरीय जीवन शैली का विस्तार होना। क्षेत्र देख रहे हैं, हर शहर थोड़ा थोड़ा बढ़ता ही जा रहा है हर साल। तो इससे स्पष्ट है कि नगरीकरण को समझने के लिए नगर के अर्थ को समझना आवश्यक है। नगर की कोई परिभाषा ऐसी नहीं है जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, लेकिन कुछ विशेषताओं के आधार पर आप नगरीकरण को समझ सकते हैं। नगर में क्या क्या होता है, तो विशेषता मैं आपको लिखाता हूं, पॉइंट वाइज आप लिखिए। पहला यह है कि अधिकतम जनसंख्या होती है, अधिकतम जनसंख्या घनत्व होता है, ये दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है द्वितीयक समूह की प्रधानता होती है, मतलब प्राथमिक समूह कम से कम पाए जाते हैं। चौथा पॉइंट है विभिन्न व्यवसाय से जुड़े लोग होते हैं। पांचवा पॉइंट है व्यक्तिवादिता होती है, और छठा पॉइंट है स्वार्थ प्रधानता होती है। नगर में लोग अपने अपने स्वार्थ में लगे होते हैं। और सातवां पॉइंट है दिखावटीपन होता है, नगर में दिखावटी जीवन होता है। और आठवां पॉइंट है जटिलता होती है। गांव में सरलता होती है, गांव में स्वार्थपन कम होता है, गांव में व्यक्तिवादिता नहीं होती है, सामाजिक होते हैं। गांव में व्यवसाय उतने नहीं होते हैं, और द्वितीयक समूह उतना नहीं होता, कम होता है, न के बराबर। प्राथमिक समूह की प्रधानता होती है, गांव में जनसंख्या कम होती है। तो ये तो अंतर के साथ आप समझ गए। तो एम.एन. श्रीनिवास कहते हैं नगरीकरण का तात्पर्य केवल सीमित क्षेत्र से अधिक जनसंख्या से नहीं, सीमित क्षेत्र में अधिक जनसंख्या से नहीं, बल्कि उस प्रक्रिया से होता है जिसके द्वारा लोगों के सामाजिक और आर्थिक संबंधों में परिवर्तन होने लगता है। सामाजिक और आर्थिक दोनों संबंधों में परिवर्तन होता है। नगरीकरण को विभिन्न बिंदुओं पे और समझिए। नगरीकरण का तात्पर्य जनसंख्या का गांव से नगरों की ओर बढ़ना, नगरीय मनोवृत्ति का प्रभाव अधिक होना ही नहीं, बल्कि स्थान परिवर्तन के बिना भी लोगों के उपयोग की आदतों और व्यवहार के तरीकों में जब नगरीय विशेषताओं का समावेश होने लगता है तो उसे नगरीकरण, और इस प्रक्रिया को नगरीयता कहा है इन्होंने, लुईस विर्थ ने नगरीयता कहा है। नगरीय जैसी सोच विचार को रखना नगरीयता कहते हैं लुईस विर्थ ने। एटीट्यूड, जैसे कुछ लोग गांव में रहते हुए भी नगर के स्टाइल में रहते हैं, नगरीय सोच उसके अंदर है, ये प्रक्रिया नगरीयता है। हालांकि नगरीकरण की प्रक्रिया अलग है। नगरीकरण विशेष जीवन विधि जिसका प्रसार नगर से बाहर के क्षेत्रों की ओर होता है और होता चला जाता है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत कृषि और ग्रामीण उद्योग धंधों की जगह नगरीय व्यवसाय के बढ़ते हुए प्रभाव को देखा जाता है।
ये एक दोहरी प्रक्रिया है। एक और प्रक्रिया ग्रामीण क्षेत्रों के नगरों में बदलने की और दूसरा है नगरों का विस्तार होने की। दोनों प्रक्रिया है, समझ रहे हैं। तो नगरीकरण की प्रक्रिया वो औद्योगिकरण से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। जैसे जैसे किसी समाज में औद्योगिकरण बढ़ता है तो वैसे वैसे नगरीकरण बढ़ता है। औद्योगिकरण कहते हैं, शॉर्ट में समझिए, उद्योगों की स्थापना। ये भी प्रक्रिया है, ये भी चलती रहती है। ऐसा नहीं है कि एक बार स्थापित हो गई तो नहीं होगी, हमेशा एक नया नया इंडस्ट्री खुलता रहता है। जहां जहां नया नया इंडस्ट्री खुलता है वो जगह नगर बन जाता है, वो शहर बन जाता है। तो दोनों प्रक्रिया इंटर रिलेटेड है। और इस प्रक्रिया में जनसंख्या में, ग्रामीण जनसंख्या में कमी आती है और नगरीय जनसंख्या में वृद्धि होती है। नगरीकरण के कारण गांव से लोग पलायन कर जाते हैं, आपको पता है, विशेषकर पहाड़ी क्षेत्रों से पलायन कर गए, रूरल एरिया से पलायन कर गए और शहरों की तरफ बढ़ते हैं, तो शहर बढ़ता चला जाता है। यह प्रक्रिया नगरीकरण है। और इस प्रक्रिया में औपचारिकता होती है। नगरीकरण की प्रक्रिया में व्यक्ति एक दूसरे से स्वार्थपरक जुड़े होते हैं। ये पहले ही आपने देखा। तो ये सारी विशेषताएं हैं नगरीकरण की। और भारत में नगरों की उत्पत्ति और मोटे तौर पे 3 भागों में बांटा जाता है: प्राचीन नगर, मध्यकालीन नगर और आधुनिक नगर। भारत में प्राचीन नगर हैं कुछ, जैसे काशी, अयोध्या, तक्षशिला, पाटलिपुत्र, प्रयाग, उज्जैन। और भारत में कुछ मध्ययुगीन नगर भी हैं, और जैसे फिरोजाबाद, तुगलकाबाद, दौलताबाद, ये सब मध्यकालीन है। और आधुनिक नगर भी हैं। आधुनिक नगर जैसे दिल्ली, बॉम्बे, ये सब। तो नगरीकरण की दर को बढ़ाने वाले आखिर कारक कौन है, फैक्टर कौन है? फैक्टर मोटिवेटिंग अर्बनाइजेशन। नगरीकरण को कैसे बढ़ाया जाता है? तो पहला कारण तो सबसे महत्वपूर्ण है औद्योगिकरण। औद्योगिकरण यानी उद्योग जहां जहां लगे, उद्योग का विकास जहां जहां होता है वहां वहां नगर स्वतः विकसित होते हैं। क्योंकि आप ये बताइए, जहां उद्योग लगेगा वहां पे खाने पाने की व्यवस्था भी चाहिए, होटल भी चाहिए, वहां पान चाय भी चाहिए श्रमिकों के लिए, वहां पे विभिन्न आवश्यकताओं के सामान चाहिए, तो दुकानें खुलेंगी, दुकान खुलेगी तो शहर बन जाएगा। ऐसे आप समझिए। तो मैं पॉइंट वाइज बताता हूँ। पहला है औद्योगिकरण, दूसरा अनुकूलित भौगोलिक दशाएं। दशाएं भी भौगोलिक ऐसी हो जो नगरीकरण को प्रोत्साहित करे। अब एकदम पहाड़ी क्षेत्रों में कहाँ नगर बनेंगे, वहां कौन लोग, पहाड़ी दशाएं नहीं है, इसलिए पहाड़ों में नगरों का विकास कम होता है। राजधानी की स्थापना से भी नगर बन जाते हैं, जैसे गैरसैंण। और चौथा पॉइंट है सैनिक छावनी। किसी जगह पे सैनिक छावनी नहीं बनती है और उसके आसपास के एरिया नगर बन जाते हैं, ऐसा भी होता है। प्रौद्योगिकी विकास, कोई टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है, उसके कारण जैसे मान लीजिए यातायात के साधन जैसे डेवलप हुआ, सड़क बनी। अब पहले सड़क नहीं था, अब सड़क बन गई तो लोग जाने आने लगे और नगरों का विकास हो गया। जनसंख्या वृद्धि, अब भारत की जनसंख्या इतनी तेजी से वृद्धि हुई है कि स्वतः नगर बनते चले गए। अब लोग गांव छोड़ करके शहर जा रहे, क्योंकि जाहिर सी बात है जब जनसंख्या बढ़ेगी, गांव में कृषि पर जनसंख्या का बोझ बढ़ रहा है और उसमें उतना उत्पादन नहीं है, तो लोग श्रम करने और मेहनत करने क्या कहते हैं इंडस्ट्री में चले जा रहे हैं। राजनीतिक दशाएं ऐसी है कि जैसे असमान विकास हो रहा है, गांव पे ध्यान नहीं है नेताओं का, राजनीतिक लोगों का, नेतृत्व का, तो गांव में विकास नहीं होगा तो लोग शहर तो भागेंगे ही। ये भी एक कारण है। यातायात एवं संचार के साधनों में वृद्धि, इसके कारण भी नगरीकरण का विकास होता है। शिक्षा प्रणाली, अब आप देखिए गांव में उतनी सुविधा नहीं है शिक्षा की, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी कॉलेज तो शहर में है, तो शहर का विकास हो रहा है। इस तरह से भी नगरीकरण हो रहा है, लोग गांव छोड़ के शहर की तरफ जा रहे हैं। सुविधाएं, शहर में कितनी सुविधाएं हैं आपको पता ही है। हेल्थ, एजुकेशन, रोड, वाटर, एवरी फैसिलिटीज, बिजली, पानी, सब सुविधाएं, सिनेमा, रिक्रिएशन, होटल्स, जिस तरह की फैसिलिटी चाहिए शहर में अवेलेबल है। और नगर के कारण सामाजिक आर्थिक परिवर्तन भी हुए। लोग ने वो खाना शुरू कर दिया जो पहले नहीं खाते थे। गांव में नहीं खाते हैं, शहर में आके सब खाते हैं। क्या? मांस, मछली, मदिरा सब पीने लगे।
और सिगरेट, ये सारी चीजें सामाजिक आर्थिक रूप से परिवर्तन हुआ। सामाजिक सांस्कृतिक संपर्क भी हुआ। कैसे हुआ संपर्क? अब गांव में जब मान लिया एक गांव में आप रहते थे, उस गांव में सिर्फ मुस्लिम था या हिंदू था या सिख था, बाहर निकले सबसे आपकी मुलाकात हुई। कभी नहीं मिले थे आप मुस्लिम से, कभी आप नहीं मिले थे दूसरी जाति धर्म के लोगों से, सबसे आपका इंटरेक्शन हुआ और कल्चरल चेंज हुआ, सबके बातों को आप समझने लगे। शिक्षा संबंधी सुविधाएं बढ़ी, व्यापार और वाणिज्य का विस्तार हुआ। गांव और शहर में व्यापार में बड़ा अंतर है। बाहर आप गए, अर्बनाइजेशन हुआ, नगरीकरण के कारण व्यापार में वृद्धि हुई और व्यापार के कारण नगरीकरण में वृद्धि हुई। यातायात के कारण हुआ, राजनीतिक शिक्षा बढ़ी, इससे नगरीकरण में भी वृद्धि हुई। सामाजिक सहनशीलता बढ़ी, पारिवारिक मूल्य और संरचना में भी परिवर्तन आया। पहले वाली बात नहीं रही कि इसके साथ खाएं उसके साथ नहीं खाएं, छुआछूत में भी परिवर्तन आया। सबके साथ उठना बैठना हुआ, समानता स्वतंत्रता की सोच आई और नगरों में गंदी बस्तियों का विकास हुआ और सामाजिक मूल्य और संबंधों में भी परिवर्तन आए। मनोरंजन का व्यापारीकरण हुआ। पहले आप जो है दादा दादी नाना नानी के साथ खेलते थे, लेकिन शहर में आने के बाद पार्क में जाने लगे, सिनेमा हॉल में जाने लगे, दुर्घटना और बीमारी भी बढ़ गई, गंदगी भी बढ़ी, सामुदायिक जीवन में अनिश्चितता आने लगी, सामाजिक विघटन भी हुआ, पारिवारिक विघटन भी हुआ, व्यक्तिगत विघटन भी हुआ। ये सब कारण है। अपराध और बाल अपराध भी बढ़े, आत्महत्या भी बढ़ी, वेश्यावृत्ति भी बढ़ी, नशाखोरी भी बढ़ी और भिक्षावृत्ति भी बढ़ी। तो इस तरह के मतलब प्रभाव हैं, बहुत व्यापक प्रभाव हैं। इनका कारण संस्कृतिकरण, पश्चिमीकरण, आधुनिकीकरण, आधुनिक शिक्षा, ये सारे कारण हैं नगरीकरण के। तो नगरीकरण के कारण जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में परिवर्तन आया। परिवार, विवाह, नातेदारी में परिवर्तन, यानी आप पॉइंट वाइज समझिए। परिवार में परिवर्तन, परिवार की संरचना टूट गई, संयुक्त परिवार से एकल परिवार हो गया। विवाह में परिवर्तन, अब परंपरागत आधार पर विवाह नहीं हो रहा है, प्रेम विवाह को स्वीकृति मिल गई। नातेदारी में परिवर्तन, अब जो नातेदार आपका महत्वपूर्ण था उसको आप महत्व नहीं मानते, अब आपकी मित्रता बढ़ गई, मित्र ही आपके महत्वपूर्ण हो गए। धर्म में परिवर्तन, धार्मिक अंधविश्वास भी आपका समाप्त होने लगा, आपके अंदर लॉजिक आने लगी। राजनीतिक परिवर्तन, राजनीतिक इच्छा, आप सोच समझ के राजनीतिक नेतृत्व चुनने लगे। जब आप नगर का जब विकास होता है तब ऐसा होता है। शैक्षणिक परिवर्तन, शिक्षा में भी परिवर्तन आने लगा। ये सारा मतलब जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में नगरीकरण के कारण परिवर्तन हुआ है। अब हम बात करते हैं औद्योगिकरण की, इंडस्ट्रियलाइजेशन। औद्योगिकरण की प्रक्रिया क्या है, पहले आप इसको अच्छे से समझ लें। और आप जानते हैं औद्योगिकरण, नगरीकरण, ये दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। औद्योगिकरण की प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है, प्रक्रिया का अर्थ होता है जो समान रूप से चलता रहता है वो हमेशा चलता रहता है। यानी उद्योगों की स्थापना, पहले उद्योग नहीं थे, छोटे छोटे हस्तकरघा उद्योग थे, हाथ से सामान बनते थे। जब मशीनों का आविष्कार हुआ और मशीन लग के उद्योग की स्थापना हुई और तो इसको औद्योगिकरण कहने लगे। इसमें बहुत सारे मजदूर एक साथ काम करने लगे। तो क्या होता है कि अक्सर देखा जाता है कि जहां पर उद्योग धंधे पनप जाते हैं, मशीनें, बड़े बड़े मिल और फैक्ट्रियों में उत्पादन का कार्य होता है, वहां नगरीकरण की प्रक्रिया भी तेजी से फैलने लगती है। तो औद्योगिकरण ये है मशीनों द्वारा बड़े पैमाने पर उत्पादन कार्यों का संपादन और उद्योग धंधों का एक स्थान में विकास की प्रक्रिया को औद्योगिकरण कहते हैं। बड़े पैमाने पर मशीनों द्वारा उत्पादन करना औद्योगिकरण है। कुछ लोग लेखकों का कहना है औद्योगिकरण का तात्पर्य बड़े पैमाने के नवीन उद्योगों को प्रारंभ और छोटे उद्योगों का बड़े पैमाने के उद्योगों में बदलाव से है। वास्तविक अर्थ में औद्योगिकरण उद्योगों के बड़े पैमाने पर विकास की एक प्रक्रिया है। विल्बर्ट मूर ने औद्योगिकरण की परिभाषा अपनी पुस्तक सोशल चेंज में इस प्रकार दी है, जो मैं आपको बता रहा हूं।
औद्योगिकरण वो शब्द है जिसका उपयोग आर्थिक वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में शक्ति की निर्जीव स्रोतों का व्यापक रूप से उपयोग करने के लिए किया जाता है। तो विल्बर्ट मूर के अनुसार औद्योगिकरण की प्रक्रिया का मुख्य लक्ष्य अधिक से अधिक लाभ कमाना, साथ ही औद्योगिकरण का संबंध वस्तु तथा सेवाओं दोनों से है। आज हम वस्तु भी उत्पादित कर रहे हैं और सेवा भी प्रदान कर रहे हैं। तो औद्योगिकरण का अर्थ मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया है। जो उद्योगों की स्थापना करके और बड़े पैमाने पे उत्पादन करना ताकि अधिकतम लाभ कमाया जा सके। तो भारत में औद्योगिकरण के आखिर क्या कारण है, कारण को भी जानिए। तो सबसे अहम कारण मैं वही बताऊंगा, नगरीकरण, अर्बनाइजेशन। जहां नगर बनेगा या जहां उद्योग बनेगा वहां नगर बनेगा, जहां नगर बनेगा वहां उद्योग बनेगा। ये दोनों प्रक्रिया एक दूसरे को बढ़ाती है, दोनों एक दूसरे का कारण और कारक है। तो जहां पे जहां नगर का विकास हुआ वहां वहां इंडस्ट्री बनी। उत्पादन की नई तकनीक, पॉइंट वाइज आप लिखेंगे या समझेंगे। न्यू टेक्नोलॉजी जब जब आती है तो इंडस्ट्री में एक नई क्रांति आती है, इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है। पुरानी मशीनें खत्म होती है और हमेशा एक नई मशीन आती है, नई टेक्नोलॉजी आती है और नया फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये चूंकि ये प्रोसेस और ये चलता रहता है। प्राकृतिक संसाधन, नेचुरल रिसोर्सेज का भी बड़ा रोल है। जहां पे प्राकृतिक संसाधन भरपूर मात्रा में होगा वहां इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी। यातायात के साधन, नेक्स्ट पॉइंट है, यातायात के साधन औद्योगिकरण को बढ़ाने में बहुत अहम भूमिका है। जैसे जैसे यातायात का साधन बढ़ा, लोग गांव से शहर हुए और इंडस्ट्री की स्थापना होती गई। श्रम शक्ति की प्रचुरता, लेबर पावर जब मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा लेबर मिलेंगे। अगर लेबर ही नहीं मिलेगा तो इंडस्ट्री कैसे स्थापित होगी? इंडस्ट्री के स्थापित के लिए लेबर का होना भी जरूरी है। अगर सपोज लेबर अमेरिका में है या हम किसी जंगल में जाकर के इंडस्ट्री स्थापित कर रहे हैं, वहां लेबर पहुंच नहीं सकता, यातायात के साधन नहीं है, रास्ता सही नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं, सुविधाएं नहीं है, तो इंडस्ट्री बन पाएगी? तो लेबर के साथ साथ ये अन्य सुविधाओं का होना बहुत जरूरी है। आर्थिक नीतियां भी इंडस्ट्री को कायम करने के लिए जरूरी है। राजनीतिक शक्ति जब तक आर्थिक नीतियां नहीं बनाएगी, इंडस्ट्री नहीं आ सकती। अपने मन से कोई इंडस्ट्री कायम नहीं कर सकता जब तक के आर्थिक नीतियां लागू न हो। नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा। अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा बढ़ने के कारण भी इंडस्ट्रियलाइजेशन को बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा हुई, जैसे मान लीजिए मोबाइल है या कंप्यूटर है। अब मान लीजिए आप अगर उत्पादन नहीं करेंगे तो आपको महंगा कंप्यूटर या मोबाइल वही चाइनीज खरीदना पड़ेगा। तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा? इंडस्ट्री स्थापित करनी पड़ेगी ताकि आप चाइनीज माल घर में आपके ना आए। जो घर घर में चाइनीज माल आ रहे हैं, तो जब हम इंडस्ट्री नहीं कायम करेंगे तो चाइनीज माल ही तो रहेगा। तो जब हम इंडस्ट्री कायम कर लेंगे अपनी, यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस, जब हमको ये दिमाग में घुसा है कि बढ़ती आर्थिक प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है, हमसे पैसा बहुत ले रहे हैं ये चाइना वाले मोबाइल और विभिन्न सामानों का, अगर इनको टक्कर देना है तो कंपटीशन में उतरना पड़ेगा और इंडस्ट्री कायम करना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़िए। शैक्षणिक संस्थाएं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के कारण भी इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ा है। क्यों? जैसे MBA, M.Tech, B.Tech बच्चे कर रहे हैं, ये कहाँ जाएंगे? ये घर तो नहीं बनाएंगे, खेती तो नहीं करेंगे, चाय तो नहीं बेचेंगे, समोसा बेचेंगे क्या? तो ये सब इनके लिए तो इंडस्ट्री चाहिए। पढ़े हैं कंप्यूटर, बेचेंगे समोसा। तो जब आपने कंप्यूटर पढ़ा है, जब आप टेक्नोलॉजी जाने हैं, जब आप बायोटेक्नोलॉजी पढ़े हैं, तो आपको इंडस्ट्री खोलना पड़ेगा। ये इंडस्ट्रियलाइजेशन को मोटिवेट करता है। और
और अब आपको हम बताएं कि ये तो था इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ाने वाले कारक। अब बताते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन से हुआ परिवर्तन क्या, थोड़ा उसको देख लिया जाए। तो औद्योगिकरण के कारण जो परिवर्तन हुए, पीछे हमने नागरिकरण के कारण जो परिवर्तन हुए, करीब करीब वही कारण है औद्योगिकरण के परिवर्तन में। तो हम आपको पॉइंट वाइज पहले बताते हैं औद्योगिकरण के कारण समाज में जो परिणाम आए, समाज में जो प्रभाव आए, इफेक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, और आप इंडस्ट्रियलाइजेशन के प्रभाव को आप देख सकते हैं समाज पे। तो सामाजिक सांस्कृतिक संपर्कों का विस्तृत क्षेत्र, अब संपर्क बहुत बढ़ गए हैं। दूसरा पॉइंट, शिक्षा और प्रशिक्षण संबंधी सुविधाएं बढ़ गई। तीसरा पॉइंट, व्यापार और वाणिज्य का विस्तार हो गया। चौथा पॉइंट, यातायात और संदेश वाहन की सुविधाओं में वृद्धि। पांचवा पॉइंट, राजनीतिक शिक्षा, पॉलिटिकल एजुकेशन। छठा पॉइंट, सामाजिक सहनशीलता। सातवां पॉइंट, पारिवारिक मूल्य और मूल्यों में परिवर्तन आ गया। और आठवां पॉइंट, गंदी बस्तियों का विकास। आपको बता दें गंदी बस्ती भी तो बढ़ी है, इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा तो साथ साथ में गंदी बस्ती भी बढ़ेंगे। सामाजिक मूल्यों तथा संबंधों में परिवर्तन, वही मूल्य नहीं रहे अब वो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य वाली बात नहीं रही। जब आप बाहर जाएंगे तो योग्यता का वैल्यू है, जो जितना योग होगा वैल्यू उसका होगा। तब मूल्यों में परिवर्तन आ गई। मनोरंजन का व्यापारीकरण हुआ, दुर्घटना, बीमारी और गंदगी भी बढ़ गई। सामुदायिक जीवन में अनिश्चितता आ गई, लोगों में व्यक्तिवाद आ गया, सामाजिक विघटन आ गए, पारिवारिक विघटन आ गए, लोग आत्महत्या करने लगे, व्यक्तिगत विघटन आ गए, अपराध में लोग संलिप्त हो गए, बाल अपराध बढ़ गया, आत्महत्या बढ़ गई। ये सारे पॉइंट है। आत्महत्या बढ़ गया, मैं तो एक एक पॉइंट बोल रहा हूँ, इस पे आप लिखना चाहें तो एग्जाम में 4-4 लाइन लिख सकते हैं। वेश्यावृत्ति बढ़ गई, नशाखोरी बढ़ गई, भिक्षावृत्ति बढ़ गई। तो मैं आपको फिर से एक बार इसको समझा रहा हूं। औद्योगिकरण और नगरीकरण दोनों को एक साथ में लेके आपको चल रहा हूं। औद्योगिकरण और नगरीकरण दोनों के कारण क्या हुआ, शुरू से देखिए, परिवार से आप देखिए, परिवार की संरचना में परिवर्तन आई। परिवार की संरचना में क्या परिवर्तन आई, संयुक्त परिवार एकल परिवार में टूट गया और व्यक्तिवादिता बढ़ गई। बाप बेटे का, बेटा बाप का नहीं सुन रहा है। जब औद्योगिकरण नगरीकरण नहीं था, गांव में थे तो एक दूसरे की बात मानते थे। देखिए कहां कहां परिवर्तन हुआ। अब क्या हुआ, विवाह में परिवर्तन आए। विवाह में क्या परिवर्तन आए, पहले विवाह जो है ना पारिवारिक विवाह था, एक परिवार का दूसरे परिवार से संबंध था। अब क्या हुआ, व्यक्तिगत हो गया, प्रेम विवाह बढ़ गए। अब देखिए क्या क्या बढ़ गए, अंतर जातीय विवाह बढ़ गए, दो जातियों के बीच विवाह होने लगे, अंतर धार्मिक विवाह बढ़ गए। ये सब पॉइंट है। अंतर धार्मिक विवाह बढ़ गए, एक दूसरे धर्म से शादी करने लगे, क्योंकि साथ साथ रहने लगे। तो विवाह में इतना परिवर्तन आ गया। विवाह पे 4 पॉइंट है, परिवार पे 2-3 पॉइंट है। नातेदारी में परिवर्तन आ गया इन दोनों से। नातेदारी में क्या परिवर्तन आया, औद्योगिकरण से और नगरीकरण से नातेदारी का महत्व घट गया। अब तो आपके लिए सब चीज दोस्त है, मित्रता ही सब चीज है। मित्र को वैल्यू देने लगे, सुबह फोन शाम फोन, तुम कहाँ थे हम कहाँ थे, मिले क्यों नहीं, चाचा मौसा ताऊ भूल गए सबको क्योंकि अब तो भैया अपना मित्र ही सब कुछ है। जब आप शहर में आते हैं तो भूल जाते हैं मौसी को, चाचा को, मामा को, और याद आते हैं मित्र मित्र मित्र। आगे बढ़िए। उसके बाद धर्म का प्रभाव समाप्त होने लगा। आपके धार्मिक जीवन में धर्म का प्रभाव, अंधविश्वास कम होने लगा, तार्किकता आने लगी। लोगों से आप संबंध धर्म के आधार पे नहीं, लॉजिक के आधार पे नगरीकरण के कारण देने लगे। शिक्षा में परिवर्तन, जब औद्योगिकरण नगरीकरण हुआ तो शिक्षा में भी परिवर्तन आया। अब शिक्षा भी उद्योगों के आधार पे दी जाने लगी। भाई MBA कर लो, MCA कर लो, बायोटेक कर लो, बीटेक कर लो, इंडस्ट्री में नौकरी लगेगी, तो उसके अकॉर्डिंग आप शिक्षा लेने लगे। और राजनीतिक परिवर्तन आने लगा, जब आप में चेतना आ गई, पढ़ लिख करके नगरीकरण के कारण शिक्षा में परिवर्तन आया,
तो आपने अच्छे नेतृत्व का चुनाव किया। लेकिन आप यहाँ पे ये कहेंगे कि ऐसा कहाँ हो रहा है, तो ऐसा इसलिए नहीं हो रहा है कि भारत में नगरीकरण की प्रक्रिया उस हिसाब से तेज नहीं है। इंडस्ट्रियलाइजेशन, आधुनिक शिक्षा का महत्व उस हिसाब से नहीं बढ़ा। स्त्रियों की स्थिति में परिवर्तन आई, स्त्रियां भी नौकरी करने लगी, स्त्रियां भी अपने इच्छा अनुसार जीवन व्यतीत करने लगी। शादी विवाह नातेदारी सब चीज का उसके इच्छा के अनुसार हर चीज व्यक्ति विशेष पर निर्भर करने लगा। तो ये ऐसा नहीं है कि पुरुषों के अंदर ही ऐसा हुआ। फिर बहुत सारी समस्याएं भी उत्पन्न हुई। औद्योगिकरण और नगरीकरण से बाल अपराध बढ़ गए, गंदी बस्ती बढ़ गई, दहेज तो समाप्त हुआ, मगर ये क्या कह रहे कि वेश्यावृत्ति बढ़ गई। ये गंदी बस्ती के वेश्यावृत्ति भी एक बिजनेस के रूप में सामने आ गया। सुसाइड बढ़ गया, आत्महत्या की दर भी बहुत बढ़ गई, क्योंकि भाई इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, नौकरी नहीं मिलेगी, लोगों में तनाव बहुत बढ़ गए, तनाव भी बढ़ गया, आत्महत्या भी बढ़ गई, बेरोजगारी भी बहुत बढ़ गई, और इस प्रकार बहुत सारी समस्याओं को भी उत्पन्न किया। लेकिन संतुलन की आवश्यकता है। बहरहाल इंडस्ट्रियलाइजेशन का अपना फायदा और घाटा है। तो ये रहा है इंडस्ट्रियलाइजेशन पे संपूर्ण निष्कर्ष। और आपको कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। थैंक यू वेरी मच।